काफ़ी अच्छी हवा चल रही है ना? बट इस हवा का प्रेशर कितना होगा? कैसे मेजर करेंगे? बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? पता नहीं। तो पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी साइंटिस्ट गैलीलियो के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उनके शिष्य टॉरिसेली के बारे में। ज़्यादातर हम में से लोग यही जानते हैं कि बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसेली ने किया था, बट उन्होंने और भी कई सारे आश्चर्यजनक आविष्कार किए थे। और क्या थी खासियत गैलीलियो की इस वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट टॉरिसेली की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं कंचन तिवारी और आज हम बात करेंगे साइंटिस्ट टॉरिसेली के बारे में। तो हेडफोन लगाइए और खो जाइए अपनी खुद की कहानी और खुद की एनिमेशन की दुनिया में। इटली के फ्लोरेंस शहर में एक संग्रहालय है जहां विज्ञान के बहुत सारे पुराने यंत्र रखे हैं। अब एक संग्रहालय में पुरानी वस्तुएं होना तो काफी आम बात है ना? लेकिन यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है। दिखने में तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, एक साधारण लेंस है जो शायद किसी इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा रहा होगा और यहाँ म्यूजियम वालों ने इसे रख दिया है लोगों को देखने के लिए। बट उस लेंस की डायमीटर 4 इंच की है और वो 1 mm के 10,000वें हिस्से तक की एक्यूरेसी के साथ बना हुआ है। आज के ज़माने में जब हम टेक्निकल युग में रह रहे हैं, काफ़ी कॉमन होता है एक लेंस बना पाना, वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ। पर ये लेंस बना था 1649, यानी कि आज से 350 साल से भी ज़्यादा पहले। उस समय लेंस के निर्माण के लिए ना ही कोई आधुनिक उपकरण थे, ना ही तकनीक, लेकिन इस लेंस के मेजरमेंट और बनावट की सटीकता देखकर आज के साइंटिस्ट भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसने बनाया था इस लेंस को? इस लेंस को टॉरिसेली ने बनाया था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में भी इतना सटीक लेंस बनाने वाले इस वैज्ञानिक की प्रतिभा कितने ऊंचे दर्जे की थी। टॉरिसेली, पूरा नाम इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। आपका जन्म 15 अक्टूबर 1608 में पाएंजा रोमाग्ना, जो कि अब इटली में है, गैस्परे टॉरिसेली और कैटरीना अंगेटी के घर हुआ था। दोनों पति पत्नी काफी गरीब थे। पिता कपड़े की मिल में काम करते थे, मजदूरी का, और टॉरिसेली उनकी 3 संतानों में सबसे बड़ी संतान थी। उस समय अन्य गरीब परिवार अपने बच्चों को भी काम पर ले जाते थे, पर टॉरिसेली के परिवार ने अपने बड़े बेटे की प्रतिभा देख ली थी और वो जानते थे कि हालांकि उनकी माली स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चे की प्रतिभा को कपड़ा मिल में काम करके तो नहीं झोंकेंगे। उन्होंने टॉरिसेली को उनके अंकल, जो कि कैमाल्डोले संत थे, के पास भेज दिया। टॉरिसेली के अंकल ने टॉरिसेली को पढ़ाया और फिर जेस्यूट कॉलेज में दाखिला करवाया। इस कॉलेज में टॉरिसेली ने गणित और फिलॉसफी की पढ़ाई की। टॉरिसेली के पिता की मृत्यु के बाद टॉरिसेली की मां कैटरीना और 2 छोटे भाई भी रोम आ गए। कॉलेज में टॉरिसेली का पढ़ाई में काफी मन लग गया था। जल्दी ही उनके अंकल ने टॉरिसेली को पढ़ाई के लिए एक दूसरे दोस्त, जो कि खुद भी एक कैमाल्डोले संत थे, के पास भेजा। इनका नाम था बेनेडेटो कैसली। कैसली खुद भी एक कैमाल्डोले संत थे, साथ ही रोम की यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा में पढ़ाते थे। कैसली ने टॉरिसेली को मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। साथ ही 1626 से 1632 तक टॉरिसेली कैसली के सेक्रेटरी बनकर रहे। गैलीलियो और टॉरिसेली के मिलने की कहानी काफी दिलचस्प है। एक बार गैलीलियो ने कैसली को एक चिट्ठी लिखी थी, पर क्योंकि कैसली उस समय रोम से बाहर गए हुए थे, तो उस चिट्ठी का जवाब टॉरिसेली ने दिया, क्योंकि टॉरिसेली उस समय कैसली के असिस्टेंट थे। चिट्ठी में टॉरिसेली ने गैलीलियो के ग्रह संबंधी सिद्धांतों की काफी तारीफ की
और कहा कि वो उनके काम से काफी प्रेरित है। इस मौके का फायदा उठाते हुए टॉरिसेली ने गैलीलियो को अपने किए गए कुछ मैथमेटिकल वर्क्स के पेपर भी भेजे। हालांकि इस चिट्ठी से स्पष्ट था कि टॉरिसेली गैलीलियो के ग्रह संबंधी सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे, और कहा जाता है कि इस चिट्ठी को लिखने के 6 महीने पहले ही गैलीलियो की डायलॉग्स कंसर्निंग ट्रू वर्ल्ड्स बुक, जो कि एक बैन पुस्तक थी, को टॉरिसेली ने पढ़ लिया था। कितनी अजीब बात है ना। गैलीलियो के काम की सभी सराहना करते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट उनको एडमायर करते थे। ग्रहों और सूर्य की स्थिति के बारे में लोगों ने अपने मन में जो भ्रांति बना रखी थी, गैलीलियो ने उसको तोड़ा। पर इन्हीं सब के कारण उन्हें चर्च के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। टॉरिसेली कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि भले ही वो गैलीलियो के कामों की समीक्षा करे, गैलीलियो के कामों से प्रभावित हो, पर अगर वो एस्ट्रोफिजिक्स के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें चर्च की रूढ़िवादी परंपराओं का भी सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि गैलीलियो की तरह उन्हें भी चर्च के द्वारा ट्रायल्स का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान मैथमेटिक्स की तरफ केंद्रित कर लिया। इसके पीछे आप ये भी समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा फील्ड चुनना चाहते थे जिसमें वो अपनी प्रतिभा के द्वारा काम तो कर सके, पर उसमें कंट्रोवर्सीज कम हो। अपने रिसर्च के दौरान टॉरिसेली ने कई वेल नोन साइंटिस्ट्स के साथ काम किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा और पढ़ाया। हालांकि इन सब का कहीं भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। 1641 यानी आने वाले 33 साल की उम्र में टॉरिसेली ने बहुत सारे मैथमेटिकल वर्क कर लिए थे। उन्होंने गैलीलियो की पैराबोलिक मोशन के काम को आगे बढ़ाया। उनके कामों से कैसली इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने गैलीलियो को खुद चिट्ठी लिखा और टॉरिसेली के रिसर्च पेपर की मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी, जिससे इंप्रेस होकर गैलीलियो ने टॉरिसेली को अपना असिस्टेंट बना लिया। तो एक बार की बात है, 1940 में टस्कानी के ग्रैंड ड्यूक ने अपने घर में एक कुआं खुदवाया। उस कुएं में जब पाइप डाला गया तो कुएं की गहराई थी 40 फुट, पर पानी सिर्फ 33 फुट तक ही ऊपर आ रहा था। ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पानी अगर ऊपर आएगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा। उस समय इस समस्या को सुलझाने के लिए इटली के बहुत सारे साइंटिस्ट और खुद गैलीलियो भी आए, पर गैलीलियो इस समस्या का निराकरण पूरी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि वो उस समय चर्च के द्वारा विरोध का सामना कर रहे थे। कई लोगों ने 40-40 फुट लंबी लंबी कांच की पाइप बनाकर इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया कि आखिर पानी उस कुएं से बाहर आ क्यों नहीं रहा है। जब टॉरिसेली के पास ये समस्या आई तो उन्होंने पहला सुझाव ये दिया कि पानी की जगह पे कुछ ऐसे द्रव का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि ये एक्सपेरिमेंट छोटा हो जाए और कहीं भी परफॉर्म किया जा सके। उन्होंने पानी की जगह पारे को चुना, क्योंकि पारा पानी से 13.5 गुना भारी होता है। यानी अब आपको 40 फुट लंबे पाइप की जगह सिर्फ 1 मीटर लंबे पाइप की जरूरत थी। तो टॉरिसेली ने क्या किया? टॉरिसेली ने 1 मीटर लंबा कांच का एक खोखला छड़ लिया, जो कि एक तरफ से बंद था। मान लीजिए कुछ गिलास की तरह, एक पतली गिलास के जैसा 1 मीटर लंबा छड़, और गैलीलियो ने उस छड़ को पूरे तरीके से पारे से भर दिया और उसके दूसरे हिस्से को अंगूठे से बंद किया। अब उन्होंने एक कटोरी ली और उस कटोरी में भी पारा भरा, और पारा भरने के बाद में उन्होंने जिस छड़ को अपने अंगूठे से बंद किया था उसे उल्टा करके उस कटोरी में डाल दिया। जाहिर सी बात है, नली को उल्टा करने से उसका पारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। पर मजे की बात यह थी कि वो पारा सिर्फ कुछ ऊंचाई तक ही गिरा, यानी वो नली ऊपर से सिर्फ आधी खाली हुई, पर नीचे भरी हुई थी। टॉरिसेली इस प्रयोग को देखकर काफी हैरान थे। उनका मानना था कि जब नली को उल्टा किया जाता है तो पूरा का पूरा पारा कटोरी में गिरना चाहिए था, पर पारा ऊपर से कुछ हिस्सा खाली होकर नीचे से पूरा भरा हुआ था। ये समस्या काफी विचित्र थी। मतलब
सुलझाने जा रहे थे नल की समस्या और यहाँ पर आ गई एक अलग समस्या। पर मैं इस चीज को समस्या क्यों कह रही हूँ? वैक्यूम। उस समय साइंटिस्ट का वैक्यूम के ऊपर अलग अलग राय था, पर टॉरिसेली का यह प्रयोग जिसमें कांच की नली कुछ हिस्से तक खाली हो गई थी, उस हिस्से को टॉरिसेली ने नाम दिया टॉरिसेली वैक्यूम। यानी उस जगह पर अगर पारा नहीं है, उस जगह पर अगर हवा भी नहीं है, मतलब उस जगह पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो कि उस समय वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक था। तो गैलीलियो ने इस तरीके से ये बताया कि आप पानी को सिर्फ 33 फुट तक ही उठा सकते हैं, 40 फुट तक नहीं उठा सकते। और अनजाने में ही सही इस पारे के प्रयोग से सिद्ध हो गया कि आप हवा का प्रेशर नाप सकते हैं। और इस यंत्र को, जिसमें पतली सी नली में पारा भरा जाएगा, उसे नाम दिया गया बैरोमीटर का। ब्लेस पास्कल, जो उस समय के फेमस साइंटिस्ट थे, ने बैरोमीटर को लिया और अलग अलग स्थानों पर जाकर एयर का प्रेशर मेजर किया। और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा का प्रेशर कम होते जाता है। और इस तरीके से बैरोमीटर आज के युग में सबसे सिंपल पर सबसे यूजफुल डिवाइस बन गया। उस समय वैक्यूम एक अनजाना तथ्य था, जिस पर खुद गैलीलियो की ही स्पष्ट राय नहीं थी। पर टॉरिसेली का यह प्रयोग वैक्यूम के एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए सबसे बेसिक पर एक ठोस कदम था। 11 जून 1644 को टॉरिसेली ने अपने दोस्त माइकलैंजेलो रिकी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं अपने कई प्रयोगों पर ध्यान दे रहा हूं जो वैक्यूम से संबंधित हैं। ये प्रयोग वैक्यूम बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोगों के आर्ग्यूमेंट है कि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और कई लोगों का मानना है कि वैक्यूम को बनाना प्रकृति के नियमों का विरोध है। मैं जानता हूं कि किसी ने भी यह नहीं कहा है कि इसे इजीली क्रिएट किया जा सकता है और ये नेचर्स के लॉ के अगेंस्ट है, पर मैंने इसे बना लिया है। नल और पानी की समस्या सुलझाने के लिए अनजाने ही सही, पर टॉरिसेली ने वैक्यूम के नेचर को जान लिया था, साथ ही बैरोमीटर का भी आविष्कार कर लिया था। टॉरिसेली ने गणित में काफी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर कोई द्विविमीय वस्तु या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को किसी एक्सिस पर घुमाया जाए तो वो एक 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय शेप में कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने इस टाइप की चीजों की एरिया और वॉल्यूम को भी कैलकुलेट किया, यानी क्षेत्रफल और आयतन। ग्रेविटी और सेंटर ऑफ अर्थ किस तरीके से काम करते हैं, पानी का बहाव, हवा का प्रेशर कैसा होता है, इन सब की थ्योरीज पे उन्होंने काम किया। टॉरिसेली का साइड बिजनेस लेंस बनाने का था। वो टेलीस्कोप के लिए, या कह लीजिए कि कुछ भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए लेंस बनाने का काम करते थे, और यही जरिया था उनके पैसे कमाने का। वो अपने लेंस को ग्रैंड ड्यूक को भी बेचते थे, जिससे बदले में राजा खुश होकर उन्हें बहुत इनाम देते थे, और फिर इन्हीं इनाम के पैसों से वो अपने लिए सामान खरीदते थे। उनचालीस की उम्र में टाइफाइड से टॉरिसेली की मृत्यु हुई। उस दिन तारीख थी 25 अक्टूबर 1647, यानी अपने 39वें बर्थडे के 10 दिन बाद। हम में से अधिकतर लोग टॉरिसेली के योगदान के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हवा का प्रेशर नापने वाला बैरोमीटर एक्चुअली बनाया किसने था। उसका रीजन ये था कि टॉरिसेली अपने रिसर्च वर्क को बहुत कम छपवाते थे। वो कहते थे कि उन रिसर्च का क्या फायदा जो कि एक कॉमन इंसान के लिए कुछ काम का ही ना हो। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने रिसर्च वर्क और मैन्यूस्क्रिप्ट अपने दोस्त को दी ताकि वो इन्हें पब्लिश करवा सके। उनकी पब्लिश्ड वर्क 3 पार्ट की बुक्स में भी रिलीज हुई थी। उनके मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी फ्लोरेंस के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। पर एक बात तो स्पष्ट है, 39 की उम्र में मरने वाले उस साइंटिस्ट की मृत्यु अगर कुछ दिन बाद होती तो शायद वो अपनी सोच से और अपनी टेक्निक्स से मानवता के लिए उपयोगी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना सकते थे, और शायद हम उनकी जिंदगी को और करीब से जान पाते। और जैसे दूसरे साइंटिस्ट का नाम हमारी जहन में रहता है, हम इस साइंटिस्ट को भी हर पल याद कर पाते।
कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो काफ़ी कम उम्र में चल बसते हैं, लेकिन फिर भी उनकी की गई छोटी सी भी खोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारी कॉमन लाइफ के लिए। जैसे ये हवा चल रही है, और जब भी मैं इसके प्रेशर की बात करूंगी मुझे कहीं ना कहीं टॉरसिली के योगदान के बारे में ज़रूर याद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। और आप किस वैज्ञानिक की कहानी जानना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए मैं उस वैज्ञानिक की कहानी को कवर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।